हेलो दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है रितेश कुमार। मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th का मैथमेटिक्स। ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 11 की जो मैथ है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समूचे। देखिए बच्चों, आप लोग अब 10th पास करके अब 11th में आ चुके हैं, तो आपको 11th में जो 11th और 12th दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब तक आप 11th नहीं पढ़ेंगे, आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कक्षा जो क्लास 11 की जो 12 की जो आप मैथ है उसको आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको 11वीं की मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा पूरा एकदम पूरा बढ़िया से बेसिक से बताने के लिए। बेसिक टू एडवांस हम लोग यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी और बहुत सारे जेई और एनडीए के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा मैथ, तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए, थ्योरी बताने का पर्पज क्या है। जब तक देखिए किसी भी अगर ताले को आपको खोलना है ना, तो आपको सबसे पहले चाबियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपको मास्टर की में देने वाला हूँ। एक बार आप ब्रह्मास्त्र ले लेंगे, मतलब कहने का मतलब आपके पास शस्त्र आपको बता दिया जाएगा कैसे कौन शस्त्र को कैसे चलाना है, तो आप ऑटोमेटिकली हर सवालों को खुद ब खुद करके दिखा देंगे। जैसे ये वैसा ही है जैसे कि अगर किसी युद्ध में अगर लड़ने जाना है तो सभी बंदूक या सभी बम गोला बारूद की हमें जानकारी होना चाहिए कब कैसे चलाना है। ठीक है। अब बिना जाने और बिना बंदूक गोला की जानकारी लिए उस युद्ध में कूदना यानी जान जोखिम में डालना है। ठीक है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पूरा बेसिक से इस थ्योरी को पढ़िए, एकदम लुत्फ उठाइए। ठीक है ना। और बढ़िया से इस क्लास को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैथ मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं आपको मैथ समझाने में काफ़ी मदद करूंगा। ठीक है। बशर्ते आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। अपने ज़रूरत वाले जो जो आपके दोस्त हैं, क्लास साथी हैं, उन तक शेयर करना है ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है जिसको हम कहते हैं सेट हिंदी। देखिए एक और बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे इसमें हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये वाला है। ठीक है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए आगे की समय वीडियो आएंगी, लेकिन पहले मैं प्रायोरिटी हिंदी माध्यम के बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को अच्छी मतलब कि अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, ताकि उनका जो मैथ है ना बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो एक बार आप पूरे वीडियो को देखिएगा ए टू जेड, यानी पूरा फुल टू एडवांस, यानी पूरा सिलेबस को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हाथों पे मेरे हवाले आप छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरे शुरू से लेकर जीरो टू हीरो तक लेके जाऊंगा। ठीक है। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले क्लास 11th मैथ, क्लास 11th मैथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग सब लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सब लोग पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक को आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है। पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी को, एक बार, दो बार, तीन बार, आप जितनी बार चाहे बनाना हो तो बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक रामबाण किताब है। अगर एनसीईआरटी बन जाता है तो आप अन्य किताब भी बनाइए, बस थ्योरी वही रहेगा। ठीक है। और आने वाले समय में हो सके तो मैं आपको जो अच्छी किताबें हैं जैसे आर एस अग्रवाल, तो मैं चाहूँगा कि उनका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूँ, बट वो आगे की बात है। ये मतलब मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि कर दूंगा, बट हाँ एनसीईआरटी पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक शब्द मैं आपको अवगत कराऊंगा उससे, और पूरा का पूरा क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री होंगी। बस आपको शेयर करना है और लाइक करते रहिए और चैनल में बने रहिए। ठीक है। देखिए क्लास 11th मैथ, और सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी पहला चैप्टर का नाम है जिसका कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। और सेट इसको हिंदी में कहते हैं समूचे। क्या कहते हैं? तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, समूचे। अब ये समूचे क्या है, समूचे क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि समूचे क्या है। तो सबसे पहले सेट का मतलब क्या होता है, समूचे। देखिए, और जब आप क्लास 10th में होंगे ना, तो आपको वहाँ पे अच्छा अगर अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया होगा कि वास्तविक संख्याओं का समूचे, परिमेय संख्याओं का समूचे, प्राकृतिक संख्याओं का समूचे, पूर्ण संख्याओं का समूचे, पूर्णांकों का समूचे, इस तरह की बातें आपने सीखा होगा। लेकिन आपने वहाँ गौर नहीं किया होगा कि समूचे का मतलब होता है कि वस्तुओं का संग्रह। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं उनको, गणितज्ञ थे, उनका नाम था जॉर्ज काउंटर।
तो जॉर्ज काउंटर ने क्या किया, जॉर्ज काउंटर जब एक त्रिकोणमितीय फलन सीरीज पर काम, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनल सीरीज पर काम कर रहे थे, तो उस समय उनको समूचे की आवश्यकता, समूचे का नॉलेज का ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब समूचे के बारे में उनको थोड़ा सा पता चला। तो उन्होंने सबसे पहले समूचे का क्या परिभाषा दिया, जॉर्ज काउंटर, जॉर्ज काउंटर को आप कह सकते हैं जॉर्ज काउंटर, जॉर्ज काउंटर, इनका नाम याद रखिए, जॉर्ज काउंटर है ना। तो जॉर्ज काउंटर ने सबसे पहले समूचे की जानकारी दी, सबसे पहले समूचे की जानकारी दी, यानी जॉर्ज काउंटर ने ही सबसे पहले समूचे की जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि समूचे नाम का भी कोई चीज हो सकता है, ठीक है। तो समूचे में इन्होंने क्या बोला, पहले उसको तो जानेंगे अभी, लेकिन ये कैसे इनको पता चला कि समूचे ही हो सकता है। तो जब ये काम कर रहे थे त्रिकोणमितीय फलन पर, है ना, त्रिकोणमितीय, देखिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पर, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय श्रृंखला पे जब ये काम कर रहे थे, कौन, जॉर्ज काउंटर, तो इनको उस समय ये पता चला कि समूचे भी एक प्रकार का कोई ना कोई मैथ में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जॉर्ज काउंटर ने कौन सा सीरीज सॉल्व कर रहे थे, ये सॉल्व कर रहे थे, ये सीरीज का नाम है, आपको ये लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए, a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x एंड सो ऑन, ठीक है, डॉट an sin nx। अब ये सीरीज आपको, हमको लगता है नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जॉर्ज काउंटर जब इसी सीरीज की मतलब की अध्ययन कर रहे थे, तो उसी समय इनके दौरान ये दिमाग में क्लिक किया कि समूचे नाम का भी कोई शब्द हो सकता है, ठीक है। तो उस समय जॉर्ज काउंटर ने क्या परिभाषा दिया, इन्होंने बोला, जॉर्ज काउंटर ने डिफाइन किया किसको, सेट को, यानी समूचे को। जॉर्ज काउंटर ने परिभाषा दिया कि वस्तुओं के संग्रह को, क्या बोला इन्होंने, वस्तुओं के संग्रह को, लिखना नहीं है, पहले देख लीजिए, वस्तुओं के संग्रह को समूचे कहते हैं। इन्होंने ये बोला कि वस्तुओं के संग्रह को समूचे कहते हैं। किसने बोला, ये जॉर्ज काउंटर ने बोला। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जॉर्ज काउंटर ने परिभाषा दिया कि वस्तुओं के जो संग्रह होगा, जो कलेक्शन होगा, जिसको हम इकट्ठा कर लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। लेकिन जब इस बात की बहुत ज़्यादा मतलब कि पुष्टि किया गया, तो ये पाया गया कि ये डिफिनेशन थोड़ा सा अधूरा सा है। जैसे पहले इतना नोट कीजिए, फिर समझते हैं इसको, नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीखा समूचे के बारे में। तो जॉर्ज काउंटर ने जो परिभाषा दिया था, उस परिभाषा को एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ कि वस्तुओं के संग्रह को, क्या उसने बोला कि वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समूचे कहते हैं। क्या कहते हैं, समूचे कहते हैं। तो जॉर्ज काउंटर की ये परिभाषा थी, लेकिन इस परिभाषा में थोड़ा सा पूरा परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये अधूरा परिभाषा है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आप लोग भी लिखिए, साथ साथ मत लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जॉर्ज काउंटर की यह परिभाषा था, लेकिन इस परिभाषा को आने वाले समय में गलत साबित कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कैसे गलत साबित हुआ, जरा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि पाँच बेहतरीन, ए बराबर पाँच बेहतरीन बल्लेबाजों के नाम, पाँच बेहतरीन बल्लेबाजों के नाम। जॉर्ज काउंटर की परिभाषा को गलत साबित करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल एक दे दिया कि बताओ कि पांच बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज जो अच्छा खेलते हो, जो अच्छा बैटिंग करते हो, उनका नाम बताइए। तब तो देखिए अब इसमें क्या दिक्कत है, पांच बेहतरीन बल्लेबाज। अब पांच बेहतरीन बल्लेबाज आदमी अगर अलग अलग आदमी से पूछा जाएगा
तो ये तो इतना तो कंफर्म है कि सबका आंसर सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5 नहीं 2 ही पे देखते हैं ना, 2 ही दे देते हैं, 2 बेहतरीन बल्लेबाजों की। जैसे मान लीजिए कि एक है जो विराट को पसंद करता है, विराट कोहली, दूसरा कहेगा धोनी को पसंद करता हूँ, कह सकता है ना, धोनी को पसंद करता हूँ। एक उठा वो बोला कि ना नहीं जडेजा को मैं पसंद करता हूँ, जडेजा, ठीक है। कोई बोला कि नहीं मैं क्या बोलते हैं उसको, कोई बोला कि मैं क्या बोलते हैं मिलर को पसंद, डेविड मिलर को पसंद करता हूँ, डेविड मिलर, डेविड मिलर। तो आप देख रहे हैं ना कि 2 बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम बताने में हर आदमी का यहाँ पे आंसर अलग अलग हो सकता है, जबकि सेट तो एक फिक्स यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सेट समूचे वैसा होना चाहिए कि जैसे अगर किसी भी आदमी से पूछा जाए तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2 बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम लिखने में हर आदमी अलग अलग तरीके से बता सकता है। कोई बल्लेबाजों का नाम ऐसे बताए को अच्छा बैटिंग करता है इसलिए, कोई बल्लेबाजों का नाम इस तरह बताए को अच्छा दिखता है इसलिए, कोई बल्लेबाजों का नाम ऐसा बता सकता है कि वो एकदम एग्रेसिव रहता है, एकदम पूरा मतलब एनर्जेटिक रहता है इसलिए, कोई बहुत सीधा है इसलिए उसको बल्लेबाजों का नाम बता सकता है। तो आप देखेंगे कि इन्हीं 2 बल्लेबाजों का नाम बताने में हर आदमी की चॉइस, हर आदमी की पसंद के अनुसार ये अलग अलग आंसर हो सकता है। तो क्या बताइए, वस्तुओं का तो संग्रह है, ये 2 वस्तुओं का संग्रह है, लेकिन क्या वस्तुओं का संग्रह हो जाने की वजह से ये समूचे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वस्तुओं का संग्रह होना काफी नहीं है। इसमें आपका जो आंसर है वो एकदम यूनिक आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से व्यक्ति जब हम परिभाषा पूछें तो इसका आंसर अलग अलग आने लगे, तब तो ये समूचे नहीं होगा। तो जॉर्ज काउंटर की इस परिभाषा को कर दिया गया गलत। क्या कर दिया गया? गलत। तो फिर आप पूछेंगे काहे पढ़े भैया इसको? इसीलिए पढ़े क्योंकि गलत से सही कैसे किया जाता है ये भी तो सीखना है। अब देखिए, अब जब इस परिभाषा को गलत साबित कर दिया गया तब क्या बोला गया? तब बोला गया, तब परिभाषा दिया गया, नया परिभाषा, इसको अपडेट किया गया है ना, अपडेट यानी इसमें सुधार किया गया। और इसमें सुधार करके क्या परिभाषा दिया गया? बोला गया कि सुपरिभाषित, क्या बोला गया? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूचे कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समूचे कहते हैं। ये परिभाषा आगे चल के निकल के आई कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समूचे कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? कलेक्शन ऑफ सुपरिभाषित को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये अपडेट करके सुधार करके ये बोला गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समस्या ये आ गई कि सुपरिभाषित हम कहेंगे तो किसको कहेंगे? आखिर ये सुपरिभाषित होगा क्या? तो सुपरिभाषित का मतलब समझाएगा उस समय कि देखो भाई, सुपरिभाषित उसे ही बोलना, सुपरिभाषित जिसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। यानी देखिए, सुपरिभाषित कहने का मतलब है कि अगर किसी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाए ना कि बताओ भैया कि ये सेट मतलब कि इस वस्तुओं का संग्रह बताओ, तो वस्तुओं का संग्रह बताते समय अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो व्यक्ति से व्यक्ति में उसका जो उत्तर होगा वो बदलना नहीं चाहिए। व्यक्ति से व्यक्ति में किसी का उत्तर बदलना नहीं चाहिए। यानी परिभाषा कहने का मतलब ये हो गया कि परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में बदलना नहीं चाहिए। व्यक्ति थ्योरी शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या बोला गया? थ्योरी शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
इसमें ये बताया गया कि अगर आपका जो आप वस्तुओं का जो संग्रह बता रहे हो उसमें आप ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए ना वस्तुओं का संग्रह, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में बदलना नहीं चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, एकदम एक ही होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अभी ये समझेंगे, हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन इस परिभाषा को भी आगे चल के गलत साबित कर दिया गया। इसमें भी थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें क्या अपडेट किया गया, ये अपडेट किया गया, बोला गया कि देखो भाई, वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह तो आप करना, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा कि आप जो वस्तु ले रहे हो बार बार एक ही वस्तु रिपीट मत कर देना। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ प्रथम 5, एक एग्जाम्पल समझिए, ए बराबर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं किसी से ही पूछूं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रथम 5 मतलब 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब बताइए, ये सवाल मैं अगर किसी से भी पूछूंगा, किसी से भी मैं पूछूंगा, कोई भी हो वो, है ना, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पाकिस्तान का जो पीएम है वो हो, चाहे अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, अगर उससे पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बता दो, का समुच्चय किसी से पूछा जाए, ऐसे थोड़ी को कुछ और बता देगा, है ना, नहीं ना, वो कुछ और नहीं बता सकता, वो यही बताएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये किसी से भी पूछा जाए, अगर व्यक्ति से व्यक्ति इस परिभाषा, इस मतलब थ्योरी से पूछा जाए तो सबका आंसर यही होने वाला है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेट है। लेकिन अब समस्या क्या होने लगी, कुछ लोग इतने महान थे, वो क्या करने लगे कि प्रथम, देखिए हाँ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को समुच्चय, वो सब ऐसे लिखने लगा 1 1 2 2 3 4 5। अरे भाई साहब, बोला कि ये भी तो है, ये भी तो सेट है ना, ये भी सेट है। देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 1 1 2 2 3 4, इस तरह से समुच्चय का जो साइज है बढ़ने लगा। तो उसमें ये बताया गया कि देखो भाई, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह तो होना चाहिए, लेकिन भाई वस्तु जो आप ले रहे हो ना वो अलग अलग लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि एक ही वस्तु बार बार लिख देना, देखो ये 1 1 2 बार लिख दिया बकलोल को ना, 2 2, तो ये सब बार बार अगर लिख देगा तो इसका मतलब ये जो सेट की जो वल्गैरिटी है, मतलब वो एकदम बेकार जैसा दिखने लगेगा, है ना। इसीलिए आपको सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह तो होना चाहिए, लेकिन वस्तु अलग अलग होना चाहिए। तो इसी में अपडेट यही किया गया। देखिए क्या अपडेट किया गया, इसमें अपडेट किया गया, फिर इस परिभाषा को अपडेट करके लिखा गया कि सुपरिभाषित 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 अलग अलग, क्या बोला गया, अलग अलग, सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ये परिभाषा में आज, अभी ये परिभाषा एकदम चलता है, ठीक है ना, ये परिभाषा अभी के लिए एकदम वैलिड है, ठीक है ना, इस परिभाषा में अभी कोई दिक्कत नहीं है। सुपरिभाषित तो अलग अलग वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, collection of distinct well defined object is called set। तो ये परिभाषा दिया गया सेट के बारे में। तो जॉर्ज काउंटर ने जो परिभाषा दी है वो थोड़ा और अधूरा था, उसको थोड़ा सा पूरा किया ये, इसमें भी थोड़ा सा लोगों ने कमियां निकाल दी। उस कमियों को अभी तक, ये वाला जो परिभाषा है ये अभी तक ठीक चल रहा है, इसमें अभी तक बहुत लोगों ने कमी नहीं निकाला है। मतलब कमी तो इसमें भी है लेकिन उतना नहीं है, ये एकदम चलेबल है, ठीक है ना। तो आपने सीखा सेट की परिभाषा। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम पहचानना सीखेंगे कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, और अगर समुच्चय है तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब अपने उत्तर जो आप बता रहे हैं कि ये समुच्चय है, तो उसको ये भी बताइए कि समुच्चय कैसे है। पहला सवाल जैसे लिखा है, जे से प्रारंभ होने वाली सभी महीनों के नाम। तो अब बताइए पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब उसमें से जिस
महीने का अक्षर जे से शुरू होता है, जैसे हम उसको मान लेते हैं ए है, तो जे से कौन कौन शुरू होगा? एक तो जनवरी, जनवरी शुरू होगा कि नहीं, दूसरा जून, जून शुरू होगा, तीसरा जुलाई, ये भी शुरू होगा। इसका मतलब ये 3 ही महीने हैं जो क्या है, अपने जे से प्रारंभ होने वाली महीने हैं। इसका मतलब ये तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, सुपरिभाषित है। कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी से ही पूछूं, रमुआ से पूछूंगा तो वो भी बताएगा, गजोदर से पूछूंगा तो वो भी यही आंसर बताएगा। यानी हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो जे से प्रारंभ होने वाली सभी महीनों के नाम यही होंगे। इसका मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तभी हमारे उत्तर औचित्य क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अच्छा से लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ये आपके उत्तर का क्या हो गया? कारण हो गया। ठीक है ना। जैसे एक सवाल पूछा गया है कि इस से प्रारंभ होने वाली सभी सप्ताहों के नाम, इसको मैं मान लेता हूँ बी, और बी हमेशा सेट को ना मझौला कोष्टक से में लिखते हैं। ठीक है ना, अभी आगे बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, तो संडे एक तो हो गया, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे देखिए 2 ही है ना, संडे और सैटरडे, संडे और सैटरडे, यानी 2 ही सप्ताह हैं जो किससे शुरू होते हैं? एस से शुरू होते हैं, और तो कोई नहीं है ना। इसका मतलब ये भी क्या है? अलग अलग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो आप लिख लीजिएगा, यह भी अलग अलग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। आप खुद से लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत के 10 प्रभावशाली लेखकों के नाम। भारत के 10, यानी भारत के 10 प्रभावशाली। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि भारत के 10 प्रभावशाली लेखकों के नाम लिखना है, तो दिक्कत ये है कि हर व्यक्ति से अगर ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो हर व्यक्ति का आंसर अलग अलग होगा। जैसे किसी को मुंशी प्रेमचंद्र का किताब अच्छा लगता है, किसी को कुछ और किताब अच्छा लगता है, किसी को मार धाड़ वाला किताब अच्छा लगता है ना, किसी को एकदम कॉमेडियन का जो कहानी है वो अच्छा लगता है। तो हर लेखक, हर आदमी का जो पसंद होगा इसमें अलग अलग होगा। तो किसी को कुछ और की कहानियाँ पसंद आती है। इसका मतलब ये जो लेखक है ये तो फिक्स नहीं है ना। अगर 10 व्यक्ति से पूछेंगे तो 10 व्यक्ति का अलग अलग आंसर हो सकता है। इसका मतलब 10 प्रभावशाली लेखक जो है ये सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, इसका मतलब यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। तो ये 3 सवाल में आपको कुछ समझ में, अभी और भी सवाल करेंगे। ठीक है ना, पहले इतना नोट कीजिए तो फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो ए बी सी 3 सवालों में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सेट क्या है। थोड़ा और भी एग्जांपल करते हैं ताकि और हमको क्लैरिटी आए। जैसे पूछा गया है कि विश्व के 11 बल्लेबाजों के नाम लिखिए। तो विश्व के 11 बल्लेबाजों के नाम अगर कोई भी लिखना चाहेगा तो देखिए, अगर भारत वालों से पूछेंगे तो भारत वाले का नाम लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला से पूछेंगे तो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला का बताएगा, पाकिस्तान वाला से पूछेंगे तो पाकिस्तान वाला के 11 का नाम बताएगा, न्यूजीलैंड वाला से पूछेंगे तो अपना न्यूजीलैंड वाला के 11 टीम बताएगा। हो सकता है कोनो सब में से मिक्स बताए। इसका मतलब क्या ये 11 बल्लेबाजों के नाम सुपरिभाषित है? नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब आप पूरा लिख लीजिएगा इसको कि विश्व के 11 बल्लेबाजों के नाम समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है समुच्चय? क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, विश्व के 11 बल्लेबाजों के नाम समुच्चय नहीं है। विश्व के 11 बल्लेबाजों के नाम समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। तो आपके उत्तर का औचित्य ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर का औचित्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला डी, आपकी कक्षा के सभी छात्रों के नाम। तो देखिए भाई, अगर आपकी कक्षा में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो सभी छात्रों के नाम आपको बताना है। तो ये तो एक फिक्स हो गया ना। ये तो मान लीजिए किसी से ही पूछेंगे, अगर फिजिक्स वाले टीचर से पूछेंगे तो वो भी उतना ही बच्चे का नाम बताएंगे, 100 बच्चों का नाम। केमिस्ट्री वाले से पूछेंगे तो वही बताएंगे वो लोग। और मैथ वाले से पूछेंगे तो मैथ वाले भी वही बताएंगे। इसका मतलब जो आपकी कक्षा के सभी छात्रों का जो नाम है वो एक सुपरिभाषित है ना। तो सुपरिभाषित, इसका मतलब ये समुच्चय है। ये समुच्चय क्या है? ठीक है, क्योंकि इसमें
कोई भी अपना आंसर अलग अलग नहीं बताएगा, क्योंकि ये सबका नाम फिक्स होगा, ठीक है ना। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम। तो देखिए अगर समुचे आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम एक सम लिखते हैं P बराबर, मान लीजिए किसी का, आपकी कक्षा में 3 बच्चे हैं, एक हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम, तीसरा हो गया गोलू, ठीक है। तो ये 3 बच्चे हैं, तो मान लीजिए 3 ही बच्चे हैं, तो आपकी कक्षा में अगर 3 ही बच्चे हैं तो आप 3 ही बच्चों का नाम लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपकी कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मत समझिए कि दूसरे की कक्षा की, नहीं, आपकी कक्षा में सभी छात्रों के नाम, तो ये समुचे होगा ना, क्योंकि ये सुपरिभाषित होगा, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का नाम। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है ना, 100 से कम होना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मान लीजिए इसको मैं लिख रहा हूँ, अगर n से लिख रहा हूँ तो शुरुआत होगा 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा? 99 तक, है ना। 100 से कम है, तो देखिए ये भी तो सुपरिभाषित है। किसी से भी पूछेंगे तो ये इसका आंसर सब लोग क्या बताएंगे? सेम ही बताएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है? एक समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है ना। थोड़ा आइए और प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवालों का। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी स्वर होते हैं, कौन कौन स्वर होता है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ए से, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ए बराबर आप क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं ना स्वर। इसका मतलब ये तो सुपरिभाषित है, इसका मतलब ये सेट है, समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 15 से छोटी हो, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कटती है। तो देखिए जैसे मैं अगर मैं कोई 20 से लिखना चाहूँ तो देखिए एक सबसे छोटी विषम संख्या, धन विषम संख्या क्या है? 1। उसके बाद 3 5 7 9 11 13, अब लिख पाइएगा 15 से छोटी होना चाहिए, 13 14 तो लिख नहीं सकते, सम संख्या इतना ही हो सकता है। तो ये भी क्या है? समुच्चय, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, एकदम सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। एक बहुत अच्छा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो संख्या 42, अब देखिए संख्या 42, इसको मैं सी से लिखना चाह रहा हूँ। 42 को कौन कौन संख्या काट देती है उसको मैं लिखना चाहता हूँ, बताइए। 1 से भाग देंगे तो 42 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 2 से कटेगा 21 मर्त में, 3 से कटेगा 14 मर्त में, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 7 42 कटेगा, 7 से 7 6 42 कटेगा, है ना। अब देखिए 8 9 से तो कटेगा नहीं, 11 12 13 14 से कटेगा 14, ठीक है 14, और कोई 21 और खुद 42 से। इसका मतलब ये भी क्या है? एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना सवाल बताने के बाद आपको समूचे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अगले वीडियो में अब हम लोग सीखेंगे कि समूचे को किन किन तरीकों से लिखा जाता है। आप लोग एक होमवर्क आप लोगों के लिए मेरा क्या है? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल आप लोग NCERT किस किताब से बनाना है? NCERT से आप लोग पूरा बना के आएंगे, ठीक है। उसमें आपको लगभग 10 सवाल होंगे। उसमें 10 सवालों में आपको समूचे पहचानना है, कौन समूचे है और कौन समूचे नहीं है, और अपने उत्तर का जो कारण है वो भी बताना है। तो आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा सारे सवालों को, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको उसको पहला सोल्यूशन करा दूंगा और उसके बाद से फिर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर समूचे का जो लिखने का तरीका है वो भी सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।